जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम आज बात करने वाले हैं जेपीएससी के मेंस पेपर का पेपर 2 का खोटा पेपर। आज हम लोग बात करेंगे। तो खोटा के सिलेबस को आज हम लोग डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं कि आखिर में जेपीएससी का जो पेपर 2 में खोटा लैंग्वेज पेपर होता है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आखिर में जानेंगे कि ये पेपर कितने अंकों का होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो फुल मार्क्स होता है वो 150 अंकों का होता है। यानी यह पेपर जो होता है वो आपका 150 अंकों का होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को लिखने के लिए। बता दें कि यह पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं होता है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है ना। ये पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपको लिखना होता है। क्लियर हो गया? यानी पूरा आपको उत्तर लिखना होता है। जैसे आप मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन आदि की परीक्षाओं में आप जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से आपको यहाँ पे लिखना होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा। अब हम बात करेंगे कि कितने खंडों में सिलेबस को बांट रखा है। तो सिलेबस को 2 खंडों में बांट रखा है, खंड 1 और खंड 2। ठीक है, खंड 1 में भी कई अलग अलग भागों में बांटा गया है और खंड 2 में भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे खंड 1 में अगर हम बात करें तो 4 यहाँ पे आपको भाग दिखेगा, है ना। 4 भाग में यह सिलेबस जो वो बटा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 भाग दिख रहा है, लेकिन सवाल जब बनता है तो वहाँ पे 4 सवाल बनते हैं। यहाँ से पहले खंड से 4 सवाल बनता है और दूसरे खंड से फिर क्या है कि आपको 4 सवाल पूछे जाते हैं। टोटल 8 सवाल होता है। 8 सवाल में आपको 6 सवाल का आंसर करना होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आते हैं सबसे पहले खंड के पहले भाग की ओर। भाग का यहाँ पे खोटा भाषा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। खोटा भाषा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? तो सबसे पहला तो यहाँ जो टॉपिक दिया हुआ है वो है खोटा भाषा का उद्भव और विकास। कैसे खोटा भाषा का उद्भव हुआ, कहाँ से उद्भव माना जाता है खोटा का, और खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ, अभी तक का जो विकास क्रम रहा है खोटा भाषा का, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो पहला तो टॉपिक ये दे रखा है। दूसरा है कि खोटा भाषा की विशेषताएं। आखिर में हर भाषा की अपनी विशेषता होती है, तो खोटा भाषा की भी कुछ विशेषता होगी। तो इसके बारे में आपको पढ़ना कि खोटा भाषा की विशेषता आखिर में है क्या। तीसरा टॉपिक इसमें है खोटा भाषा का व्याकरण। खोटा भाषा का व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग निर्णय, काल, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक, ये आपको यहाँ से प्रश्न जो वो 7 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कई बार जो वो 10 अंकों के प्रश्न भी यहाँ से बनते हैं। या तो 7 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या तो फिर 10 अंक के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पिछला बार अगर 6th जेपीएससी की बात करें तो वहाँ से संज्ञा और विशेषण नहीं, संज्ञा और बता दें कि कारक से सवाल पूछा गया था। संज्ञा किसे कहते हैं और उसका भेद क्या होता है ये बताइए, और फिर कारक से सवाल पूछा गया था। जबकि 7वीं जेपीएससी में संज्ञा से सवाल पूछा गया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और उसका भेद क्या होता है, उसके प्रत्यय को देकर के उदाहरण देकर के बताइए। फिर विशेषण पूछा गया था कि विशेषण किसे कहते हैं और उसका उदाहरण दीजिए। फिर उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो वो यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका इसमें दे रखा है वो है शब्द गठन एवं वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप और मानकीकरण। तो आप सभी को सबसे पहले तो खोटा के जो शब्द गठन या वाक्य संरचना है इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। फिर क्षेत्रीय रूप, जो खोटा का क्षेत्रीय अलग अलग रूपों में बटा हुआ है, चाहे आप गोलवारी पढ़ते हैं, है ना, सिखरिया पढ़ते हैं, गोलवारी पढ़ते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं कि संथाल परगनिया पढ़ते हैं, पार नदिया पढ़ते हैं। ये 6 खंडों में अलग अलग जो बटा हुआ होता है इसके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होता है। और दिया हुआ है खोटा का मानकीकरण। तो खोटा का मानकीकरण आप अच्छे से जानते होंगे कि खोटा भाषा को समृद्ध बनाने के लिए या और उन्नत किस्म का भाषाओं में शामिल करने के लिए खोटा भाषा का मानकीकरण किया गया। उसमें से कई शर्तों को शामिल किया गया कि ये सारे शर्त अगर हमारे खोटा भाषा में अगर पूरा होता है तो कह सकते हैं कि हमारा भाषा और भी उन्नत दर्जे का भाषा के रूप में स्थान मिल पाएगा।
इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। अगला टॉपिक इसमें दे रखा है लिपि समस्या, विशेषताएं और विकास। तो लिपि की क्या समस्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसका विकास कैसे है, इसके बारे में। तो पिछला सवाल भी पूछा गया है कि खोटा भाषा के लिपि जो है उसको लेकर के एक बड़ी समस्या है, इसके बारे में आप खांटे खूंट यानी कह सकते हैं कि शॉर्ट में आपको उसके बारे में आंसर लिखना था। खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं विभिन्नता। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आपको पढ़ना है कि खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से कैसे संबंध है और क्या भिन्नता है ना, क्या विभिन्न है उनसे, क्या अलग है, इसके बारे में यहाँ पे आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो यहाँ से मोटा मोटी आपको 6 टॉपिक आपको यहाँ पे पहले भाग में पढ़ना है। दूसरे भाग पे आते हैं। दूसरा भाग इसका जो दे रखा है आपका वो है खोटा का लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य आप भली भांति जानते हैं, इसमें से 4 खंडों में ये बटा होता है लोक साहित्य, जिसमें से एक हम पढ़ते हैं लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा और एक पढ़ते हैं प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य में फिर यहाँ पे 3 खंडों में बटा है, कहीं कहीं 4 खंड में बांटा होता है। मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली और अलग मंत्र यहाँ पे अलग दे दिया, पहेली मंत्र ये एक ही जगह में शामिल किया जाता है। तो ये 4 खंडों में यहाँ पे खोटा के लोक साहित्य को बांटा गया है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे खोटा लोक साहित्य में क्या क्या आपको पढ़ना है एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं और महत्व। तो ये तो आपका एक अलग टॉपिक बन जाता है, जिस दिन सवाल बनेगा ये पूरा एक सवाल बनाएगा कि खोटा लोक साहित्य की क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है, इसके बारे में आप चर्चा करें। खोटा लोकगीत की परिभाषा, यह सवाल पूछा गया है, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है, 7th जेपीएससी में भी पूछा गया है और 6ठी जेपीएससी में भी यह सवाल जो पूछा गया है। तो खोटा लोकगीत की परिभाषाएं, विशेषताएं एवं महत्व और खोटा लोकगीतों का वर्गीकरण और साथ ही साथ खोटा के लोकगीतों का विविध चित्रण। तो ये सबसे टॉपिक से आपको कहीं से भी प्रश्न जो बनाया जा सकता है। तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है खोटा के लोक कथाओं का उद्भव और विकास, वर्गीकरण एवं महत्व। तो खोटा लोक कथा का उद्भव, विकास, वर्गीकरण और महत्व। तो आपको यहाँ पढ़ना है लोक कथा, उसके बाद तीसरा आपको पढ़ना है लोक गाथा और प्रकीर्ण साहित्य। प्रकीर्ण साहित्य में फिर यहाँ पे लोकोक्ति, मुहावरा और पहेली, ये सब आपको पढ़ना है। आते हैं तीसरे भाग पे, और तीसरा जो भाग है यहाँ पे वो है खोटा का शिष्ट साहित्य। खोटा का शिष्ट साहित्य यहाँ पे आपको पढ़ना है। शिष्ट साहित्य में सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे बनता है वो बनता है खोटा साहित्य का काल विभाजन। बता दें कि यहाँ से एक प्रश्न आपके हमेशा 10 अंकों का एक प्रश्न यहाँ से हमेशा बनता है। पिछले बार जो वो कह सकते हैं कि मध्यकाल से पूछा गया था, तो एक बार आदिकाल पूछ लेगा, आदिकाल पूछ लिया तो अगला बार आधुनिक काल पूछेगा। यानी ये तीनों में से एक बार घुमा फिरा करके एक जो वो पूछता रहता है। तो आपको क्या करना है, तीनों का डाटा तैयार कर लेना है और तीनों को क्या करना है कि आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको छोड़ करके बाकी का 2 को आपको अच्छे से कर लेना है। लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर वाला रिपीट नहीं होता है। बहुत ऐसे सवाल हैं जो कि 6ठी जेपीएससी का प्रश्न जो वो हूबहू 7वीं जेपीएससी में रिपीट कर गया। तो ऐसा भी देखा गया कि कई ऐसे सवाल होते हैं जो कि 7वीं जेपीएससी में पूछा गया है 6ठी जेपीएससी के प्रश्नों का। क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें से अगला जो खंड बनता है, यहीं पे इसको क्या करता है ना कि इसको ए सेक्शन रखता है और इसको यहाँ पे बी सेक्शन रखता है और इस तरह से यहाँ से सवाल बना देता है। तो ए में यहाँ पे बना देगा साहित्य का काल विभाजन, एक सवाल यहाँ से बना दिया, और एक है खोटा पद्य साहित्य का उद्भव और विकास, जिसमें से गीत से सवाल अभी तक ज़्यादा बना है, कविता से सवाल नहीं बनाया गया है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय पे आपको कविता से भी प्रश्न देखने को मिले, लेकिन गीत को लेकर के यहाँ पे सवाल जो वो पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें से एक और जो बच जाता है, तीसरा सेक्शन इसमें बचता है, वो है खोटा गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। गद्य साहित्य में क्या क्या आता है, तो कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, शब्दचित्र और संस्मरण, ये सभी रचनाएं जो ये सभी खोटा के गद्य साहित्य में आता है। पिछला बार सवाल पूछा गया था कि खोटा के कहानी है ना, खोटा के कहानी साहित्य का जो विकास रहा है, विकास क्रम को आपको बताना है। कई बार सवाल पूछा गया कि खोटा के कहानी साहित्य में या शिष्ट साहित्य में पानुरी जी के योगदान के बखान करा।
तो पाणुनी जी का योगदान उसमें से क्या रहा है। अगर खोटा के गद्य साहित्य की रचना हुई है तो उसमें से पाणुनी जी का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से सवालों को जोड़ करके बनता है। एक सवाल और बनाया गया था कि यात्रा वृत्तांत, खोटा में यात्रा वृत्तांत का कह सकते हैं कि जैर भाव बहुत मजबूत है। तो उसी के आधार पे आपको क्या करना था कि वहाँ पे सवाल पूछा गया था कि खोटा के किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में आपको क्या है प्रत्यय दे करके आपको वहाँ पे बताना था। तो खोटा के कुछ यात्रा वृत्तांत के बारे में पहले लिख देना था, आखिर में यात्रा वृत्तांत होता क्या है और कौन कौन से यात्रा वृत्तांत खोटा में देखने को मिलते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत को आपको शामिल कर देना था। तो ऐसे प्रश्न जो वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला इसमें से खंड बटा हुआ है, वो बटा हुआ है दूसरा खंड। दूसरा सेक्शन आपका आ जाता है यहाँ से। इसे भी जो वो कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे घ, अंगा और इस तरह से 5 भाग में बांटा गया है। तो दूसरा खंड जो वो 5 भागों में बांट लिया गया है और पहला खंड जो वो 3 खंडों में, लेकिन 3 खंडों में बांटा गया था पहला को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खंड दूसरा का जो पहला भाग बटा है वो है खोटा साहित्यकार एवं साहित्य। अब इसके पहले जो आपने देखा वो साहित्यिक खोटा भाषा को लेकर के आपने चीज़ों को देखा। यहाँ पे क्या है कि साहित्यकार और साहित्य के बारे में वर्णन मिलता है। सबसे पहले आपको जानना है कि खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव, यानी खोटा साहित्य के विकास में अन्य किन किन साहित्यों का प्रभाव जो है वो खोटा भाषा के विकास में या खोटा साहित्य के विकास में देखने को मिलता है। तो खोटा साहित्य के विकास में अगर बात करें, चाहे वो हिंदी हो, मगही हो, अपभ्रंश मागधी हो या अन्य जो भी भाषाओं का साहित्यों का प्रभाव देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है खोटा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखकों, कलाकारों की कृतियों का परिचय। तो यहाँ पे लेखक के बारे में आपको पढ़ना है, कलाकारों के बारे में पढ़ना है, कवि के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे, और उनका परिचय यहाँ से सवाल पूछा जाता है। 6ठी और 7वीं दोनों जेपीएससी में शिवनाथ परमाणिक को लेकर के यहाँ पे सवाल पूछा गया था। साथ ही साथ 6ठी जेपीएससी में भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में भी सवाल पूछा गया था। इसके अलावा विश्वनाथ नागर के बारे में भी सवाल पूछा गया है। श्रीनिवास पाणुनी जी से संबंधित भी सवाल पूछा गया है। तो यहाँ से सवाल जो वो इस तरह से घुमा फिरा करके सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं कि इनका परिचय जो वो खोटा भाषा साहित्य में श्रीनिवास पाणुनी जी के योगदान के बखान कराया, श्रीनिवास पाणुनी जी का परिचय द, या तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के खोटा साहित्य में की योगदान है या किस तरह से योगदान रहल है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। यानी इन साहित्यकारों का खोटा भाषा में किस तरह से योगदान रहा है और इनका परिचय, ये 2 टॉपिक यहाँ से सवाल जो वो बनते हैं 2 टॉपिक पर। एक तो आपसे परिचय पूछेगा लेखक का, और दूसरा जो टॉपिक बनता है वो बनता है कि खोटा साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। ये दोनों टॉपिक से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो अगला भाग इसमें बांटा गया है वो है खोटा निबंध। इसमें से अगला जो भाग दिया है खोटा निबंध का। अब यहाँ पे क्या है ना कि 2 निबंध आपको 20 नंबर का 2 निबंध पूछा जाता है 10-10 नंबर का। 10 नंबर का आपको 2 निबंध यहाँ पे लिखना होता है। 4 निबंध आपसे पूछे जाते हैं और उसमें से आपको छांट करके 2 निबंध आपको लिखना होता है। ये दोनों निबंध आपको खोटा भाषा में लिखना होता है। किस पर आधारित होता है? तो समसामयिक विषय पर आधारित होता है। जैसे कोई भी जो भी करेंट मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो, नोटबंदी को लेकर के हो, या अन्य जो भी मतलब कह सकते हैं कि करेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा होता है, उससे संबंधित होता है, उस विषय से संबंधित होता है। एक होता है सांस्कृतिक विषय से। सांस्कृतिक विषय से चाहे वो कोई त्यौहार को लेकर के पूछ लेगा। जैसे 7वीं जेपीएससी में कर्मा से संबंधित पूछा गया था कि कर्मा को लेकर के एक निबंध लिखने के लिए बोला गया था। जबकि 6ठी जेपीएससी में सरहुल को लेकर के, है ना, सरहुल के बारे में सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो वो यहाँ से सवाल जो वो पूछा जाता है। एक सांस्कृतिक विषय से संबंधित, एक सामाजिक विषय से संबंधित पूछा जा सकता है। चाहे वो नारी कह सकते कि नारी शक्ति हो सकता है, या महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो सकता है, दहेज प्रथा के ऊपर में हो सकता है। ये सामाजिक विषयों पर संबंधित
कोई एक टॉपिक पे आपको यहाँ पे निबंध पूछा जाता है। उसके अलावे आर्थिक विषय से संबंधित बन सकता है, कोई निबंध एक आपको देगा तो 4 यहाँ पे दिया जाता है, उसमें से 2 आपको लिखना होता है, ठीक है। और 5वां टॉपिक आपका दे रखा है भौगोलिक विषय पर। तो ये 5 विषयों पर शामिल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप मान के चलिए कि मोटा मोटी अगर आपने 6 निबंध कर लिया ना, तो 6 निबंध में आप 2 निबंध लिख करके आ जाएंगे। अगर आपने 6 या तो फिर 10 मान के चलिए, अगर 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 निबंध अगर आपने तैयारी कर लिया तो इसमें से आप 2 निबंध आसानी से लिख करके आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जो अगला भाग इसमें आता है, अगला जो भाग है वो है खोटा संक्षेपण का। खोटा संक्षेपण का क्या अर्थ होता है, यानी एक कोई पैराग्राफ यहाँ पे अनुच्छेद पूरा पैसेज लिखा होता है, यहाँ से क्या है कि आपको एक शीर्षक तय करना होता है कि आखिर में इसका शीर्षक क्या होगा। एक आपको शीर्षक तय करना होता है और ये जो लंबा चौड़ा लिखा होता है इसको संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखना होता है। इसके बारे में जो लिखा हुआ है उसी को छोटा करके आपको लिखना होता है, उसी को हम संक्षेपण कहते हैं। और इसका एक शीर्षक आपको तय करना होता है कि आखिर में इसका शीर्षक अगर हमको तय करना होता तो क्या लिखेंगे। जैसे आप लिखते हैं ना कि कर्मा या सरहुल किसी पर निबंध मान ले लिख रहे हैं, तो कर्मा पे अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो यहाँ पे कर्मा आप पहले ये डालते हैं, शीर्षक डालते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे कर्मा के बारे में लिखने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे में आपको यही डिटेल करना होता है कि यहाँ पे जो लिखे हैं इसी से संबंधित आपको एक शीर्षक तय करना होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। उसके बाद आता है खोटा का गद्यांश। गद्यांश का अर्थ क्या होता है जी, एक आपको यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ होता है, हिंदी में लिखा होता है और उसको आपको खोटा भाषा में अनुवाद करना होता है, जिसको उल्था करना उल्था है ना, खोटा में इसको उल्था बोलते हैं, यानी अनुवाद करना, ठीक है। तो उसको अनुवाद करना होता है, हिंदी से खोटा में अनुवाद करना होता है यहाँ पे। और यह भी सवाल लगभग 10 नंबर का यह भी सवाल होता है ना। ये 2 सेक्शन में बटा होता है। एक प्रश्न 20 अंक का होता है और उसे 2 खंडों में बांटा होता है। एक होता है क और एक होता है ख, यानी 2 खंडों में बटा होता है, क और ख, यानी 10-10 नंबर का ये दोनों प्रश्न होता है, यानी एक प्रश्न आपके 20 नंबर के होते हैं। और 2 प्रश्न जो होता है, अच्छा लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका जो अंतिम भाग है वो है खोटा अनुच्छेद से प्रश्न, यानी या इस भाग में क्या होता है कि परीक्षार्थियों को दिए गए अनुच्छेद या अवतरण पढ़ करके खोटा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आपको क्या है कि यहाँ पे एक अनुच्छेद यानी पैसेज यहाँ पे दे दिया जाएगा और उसको पढ़ करके नीचे 3 प्रश्न बनाया जाता है, ABC करके इस तरह से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, या पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 3 आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं और ये प्रश्न आपको इसी पैसेज को पढ़ करके ही लिखना होता है। तो ये काफ़ी ईजी होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी आसानी से आप लिख पाएंगे और लिखा जाएगा। तो अब क्या बनता है कि मुख्य रूप में हम कैसे सवालों को बांटते हैं, तो इसके बारे में अगर आपने प्रीवियस पेपर को अगर आपने देखा होगा, जैसे हमने वीडियो बनाया था, तो अगर आप उस पेपर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें से हम पूरे डिटेल में चर्चा किए, लेकिन फिर भी एक बार इसमें से आपको हम डिटेल कर देते हैं। जैसे 2 सेक्शन बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, या 1 और 2 जो भी मानिए, इसमें से आपको 4 सवाल बनता है। यहाँ से 1, 2, 3 और 4 सवाल यहाँ से बनता है और 4 सवाल यहाँ से बनता है, 5, 6, 7 और 8। पहला सवाल जो होता है इसमें से क्या होता है कि इसमें से 7 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 7 में से आपको 5 सवालों का आंसर करना होता है। ठीक उसी प्रकार से सेक्शन बी का 5वां सवाल होता है, यहाँ पे भी 7 सवाल होता है और उसमें से आपको 5 सवालों का आंसर करना होता है। तो ये दोनों जो होता है, पहला और 5वां, ये दोनों जो है वो कंपलसरी है, इसको आपको लिखना ही होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे 6ठा, 7वां और 8वां, ये 6 प्रश्न जो बचा ये सभी 20-20 अंकों का होता है, ये सभी 20-20 नंबर का होता है। और यहाँ पे जो 7 में से 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये 35 नंबर का होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होता है। तो 35 यहाँ पे हो गया और 35 यहाँ पे हो गया, 70 नंबर तो आपका ये दो सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। तो 70 तो यहाँ पे आपका आ गया। अब बचा कितना? 150 में 80 नंबर बचा, और 80 में से अब आपको कितने प्रश्न लिखने होंगे?
4 प्रश्न लिखने होंगे। अब देखिए 6 में से आपको क्या करना है कि 4 सवाल यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जो बचा यहाँ से 6 जो बच रहा है ना, दूसरा तीसरा चौथा और छठा सातवां आठवां, यहाँ से आपको क्या है कि 4 प्रश्न आपको छांट करके लिखना होता है। लेकिन बता दें कि दूसरा में भी ए और बी करके बटा होता है, तीसरा में भी ए और बी इस तरह से बटा होता है, चौथा में भी ए और बी, यानी पूरा 20 नंबर का एक प्रश्न नहीं होता है, 10-10 नंबर का प्रश्न होता है। इसलिए आपको आंसर यहाँ पे ज़्यादा लिखना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक उसी प्रकार से छठा में भी 1-2 ए बी करके लिखा जुड़ा हुआ होता है, यानी 2 खंडों में बांटा होता है 10-10 नंबर का। तो यहाँ से 6 में से कोई 4 आपको यहाँ पे छांट करके आपको लिख लेना होता है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे तो 20 चौका 80 हो गया और 70 इधर हो गया, 8-7 15 यानी 150 नंबर आपका क्लियर हो गया। ये आपका मोटा मोटी जो वो खोटा का सिलेबस है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से इस सिलेबस को एक बार समझ लिया होगा। बाकी की चीज़ों को जब हम एक बार जब शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल जैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है, मान लीजिए अगर सिलेबस में पहला दिया हुआ है खोटा भाषा का उद्भव और विकास, तो हम लोग पहले जो वो खोटा भाषा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जब उद्भव और विकास पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सवाल कैसे हम बनाएंगे। अगर सवाल हमसे पूछा जाता है कि खोटा भाषा के उद्भव और विकास के संक्षेप में वर्णन करें, यानी संक्षिप्त में वर्णन करें या खाटे खोटे जो भी लिखा जाता है खोटा भाषा में, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सवाल अगर हमसे पूछा जाता है तो उसका आंसर राइटिंग कैसे करना है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और आंसर राइटिंग भी हम लोग करेंगे, उसका मॉडल आंसर भी हम लोग तैयार करेंगे कि कैसे उसका आंसर हम लोगों को लिखना है। क्लियर हो गया? तो एक एक करके हम लोग जो वो टॉपिक वाइज, जैसे आपका पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है वैसे हम लोग एक एक करके चलते चलेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 14, 14 और 2 16, 16 1 17 हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे 16 और 4 20, 20 और 3 आपका 23, लगभग 20 से 25 टॉपिक आपका है। 20 से 25 टॉपिक है। मान लीजिए से एक टॉपिक में अगर हम 2 दिन भी देते हैं तो मोटा मोटी आपका 50 दिन का ये सिलेबस है। 50 नहीं तो मान लीजिए 60 दिन, यानी 2 महीने के आपका सिलेबस है खोटा का। ये बहुत डिटेल में हम बात कर रहे हैं तब, और डेली एक टॉपिक एक दिन हम जब बात करते हैं तो आपका जो वो 60 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरा कंप्लीट कह सकते हैं कि 60 दिन में आपका ये मोटा मोटी कंप्लीट हो जाता है। कि कई लोग इसमें से 90 दिन मानते हैं, कई लोग इसमें से 60 दिन मानते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी इफ़िशियंसी किस तरह से है, आपकी क्षमता पे ये निर्भर करता है कि आपकी क्षमता कितनी है। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि एक ही दिन में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस टॉपिक के बारे में आपको पूरे तरह से समझ विकसित हो जाना चाहिए कि जब आप उस टॉपिक को आपने पढ़ा तो आपको इतना क्षमता विकसित कर लेना है, उतने अच्छे से आपको कवर कर लेना है कि अगर आपको लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसके बारे में आप कम से कम 2 पेज आप लिख पाएँ। 1 पेज 2 पेज कम से कम उस टॉपिक पे आप लिख पाएँ, तभी आपका वो पढ़ा हुआ सफल होगा। नहीं तो ऐसे रीडिंग मार करके और आगे बढ़ गए तो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वैसे तो आपको यहाँ पे काम नहीं आने वाला। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो लास्ट में अपना वर्ड ज़्यादा चला जाएगा। नहीं बोलते कि अपना वर्ड जो होता है ना, ज़्यादातर वहाँ पे का, से, के लिए, के खातिर, मतलब ये सब का प्रयोग इतना होता है ना कि कहना नहीं। और यहाँ पे जो ये सब का जो प्रयोग होता है, ये शब्दों का जो प्रयोग होता है वहाँ पे, ये जो वो आंसर राइटिंग आपका ख़राब कर देता है। तो इनका प्रयोग जो वो कम से कम आपको करना होता है और थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कम से कम आपका एक उसका आंसर राइटिंग का एक अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि जब एग्जामिनर आपके प्रश्नों को देखे, आंसर को देखे, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई किसी विद्यार्थी ने इसका आंसर जो वो लिखा है। क्योंकि जब आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जब आप सर्विस का एक इतने बड़े लेवल का तैयारी अब आप करते हैं और अच्छे से अगर आप वहाँ पे आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं तो वो कह सकते हैं कि बहुत कुछ निर्भर करता है, और यहीं से आपका तय होता है कि आपका अंक जो है वो डिपेंड करता है इन्हीं चीज़ों पर। हालांकि इसके लिए और भी कई चीज़ें जो वो निर्भर करता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करना है और किन किन बातों पे ध्यान देना है, उसके बारे में तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह से कोई क्वेरी रहता है यानी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे उन सवालों को हल करने का प्रयास भी करेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।